हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरासोल जीएस। आइए देख लेते हैं बायोलॉजी सेक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज कम अंडर पैलियोबॉटनी? फॉसिल ऑफ एनिमल्स, एल्गी, फंजाई या नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से किसके बारे में पैलियोबॉटनी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है? तो पैलियोबॉटनी के अंतर्गत आपको स्टडी किया जाता है फॉसिल प्लांट्स का, जो कि इनमें से ऑप्शंस में दिया नहीं है। फॉसिल प्लांट्स का के बारे में हम जानकारी लेते हैं पैलियोबॉटनी के अंतर्गत। फॉसिल ऑफ एनिमल्स, इसका स्टडी एनिमल्स के फॉसिल्स का यानी जो मरे हुए अवशेष हैं उनके बारे में किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? तो उसको कहते हैं हम पैलियोंटोलॉजी। फंजाई के बारे में किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? तो उसको कहते हैं हम माइकोलॉजी। और एल्गे के बारे में कहाँ स्टडी करते हैं? तो एल्गे के बारे में हम फाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इन चारों टर्म्स को आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ह्यूमन स्पीसीज इज इम्प्रूव्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो साइंस का वो ब्रांच जिसमें ह्यूमन स्पीसीज के जेनेटिक इंजीनियरिंग से इम्प्रूव किया जाता है। यूथेनिक्स ऑप्शन ए, यूजेनिक्स या एथनोलॉजी या यूफेनिक्स। तो इसका आंसर होगा आपका यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के अंतर्गत जेनेटिक प्रिंसिपल्स और इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको अप्लाई करके और उनको हम इम्प्रूव करते हैं। यूथेनिक्स में किसको क्या किया जाता है ये एक बार देख लेते हैं बाकी तीनों ऑप्शंस के बारे में। तो यूथेनिक्स में जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाता है, स्पेशली इनके एनवायरनमेंट को। एथनोलॉजी में क्या किया जाता है? तो एथनोलॉजी में ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है और इसके अंतर्गत हम इनके कल्चर्स को स्टडी करते हैं। तो किसी भी कल्चर को हम स्टडी करते हैं। यूजेनिक्स आपने देख लिया। यूफेनिक्स देख लेते हैं। तो यूफेनिक्स वो साइंस का वो ब्रांच है जिसमें कि हम जेनेटिक डिजीजेस को, जो जेनेटिक डिजीजेस हैं उनको कैसे रोका जाए, उनके हार्मफुल इफेक्ट से कैसे बचाया जाए लोगों को, तो इस बारे में यूफेनिक्स में स्टडी किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिस्ट ए में दे रखा है और लिस्ट 2 दे रखा है। तो लिस्ट 1 में है जेरोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, ओटोलॉजी, साइटोलॉजी, और लिस्ट 2 से मैच करना है हमें। तो चलिए देखते हैं कौन सा ब्रांच में किस चीज़ का स्टडी किया जाता है। तो जेरोंटोलॉजी में आपका ओल्ड एज के बारे में और इनके फिनोमिना और डिजीजेस के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ए का आपका 1 हो गया। तो ये 2 ऑप्शंस रहे, ये 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए हैं। पैलियोंटोलॉजी में आपका फॉसिल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, अभी हमने ऊपर देखा। तो बी का आपका 4 हो गया। तो बी यहाँ 4 है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया, पर आगे भी देखते हैं। सी जो है वो ओटोलॉजी है। ओटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ ईयर एंड इट्स डिजीज। तो सी में का 3 हो गया और डी का 2 हो गया। साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल्स, स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इन चारों में से? प्रोटीन, फैट, मिनरल या वाटर। तो इसका आंसर होगा आपका वाटर। प्रोटोप्लाज्म जो है वो उसका जो सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटोप्लाज्म में वो है आपका वाटर। ये जो लिविंग सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्म फैला रहता है और प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल भी हम प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वाटर होता है और ये बाकी जो सेल्यूलर
जो पूरा सेल होता है ये इसमें चारों तरफ फैला होता है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एटसेट्रा इसमें होते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग्स। ये आपको पता भी होगा कि इन चारों में से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम, इन चारों में से किसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं? तो हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं कि ये जो वेस्ट मटेरियल होता है या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको ये ब्रेक डाउन करता है, और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, सेल का स्ट्रक्चर है। और जो ये लाइसोसोम होता है ये कई तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को यहाँ पे ये इकट्ठा करता है, जिनका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनेल इन द सेल बिसाइड्स न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। न्यूक्लियस के अलावा सेल का वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें डीएनए होता है? सेंट्रियोल, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन चारों में से आंसर आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? तो सेंट्रियोल्स आपका एक बैरल के शेप के होते हैं, ऐसे होते हैं बैरल के शेप के ये, और ये जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में। और ये जो है वो सेल का जो पूरा स्केलेटन सिस्टम आप कह सकते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का ये काम करते हैं। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? तो गोल्जी एपरेटस होता है ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और ये प्रोटीन का पैकेजिंग करता है और उनको सिक्रीट करता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, और ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम जो होता है उसमें कि बहुत तरीके के सेल के प्रोसेसेस होते हैं। ये ब्रेक डाउन करता है जो खराब जो सेल हो गए होते हैं, सेल के पार्ट्स, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये वायरस बैक्टीरियाज को भी मारता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलायोप्लास्ट स्टोर। इलायोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर करता है? स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स या एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जो इलायोप्लास्ट होता है वो आपका फैट्स को स्टोर करता है। ये एक कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट है। ये जो होता है वो एम्ब्रियोनिक लीव्स, जो ऑयल सीड्स प्लांट्स या सीट्रस फ्रूट के जो प्लांट्स होते हैं उसके एम्ब्रियोनिक लीव्स में ये देखने को मिलता है। ये स्मॉल राउंडेड, ऐसे छोटे छोटे राउंडेड ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स फिल्ड होते हैं। इसमें फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए आपका आंसर फैट्स होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें पहले लिस्ट में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दे रखे हैं और दूसरे लिस्ट में सेल ऑर्गेनेल की ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो इन चारों में से कहाँ होते हैं? तो देखते हैं। फोटोसिंथेसिस आपको पता भी होगा, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ए का आपका 2 हो गया। अब देखते हैं 2 किस में है? तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी में है। मिनरल अपटेक कहाँ से होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मिनरल अपटेक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। रेस्पिरेशन कहाँ से होगा? ये भी आपको पता होगा। रेस्पिरेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम? पावर हाउस ऑफ सेल। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस आपका राइबोसोम में होता है। तो ये हो गए इन चारों के मेन फंक्शंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग। किसी भी पेड़ का एज कैसे डिटरमाइन होता है? किस चीज को गिन के? लीव्स ऑफ ट्री, पत्तों को गिन के, या एनुअल रिंग्स जो हैं उनके ट्रंक में उसको गिन के, या ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस हैं उस पेड़ में उसको गिन के, या वो पेड़ कितना लंबा है उसको गिन के। तो अगर आपको तुक्का लगाना हो तो देखिए लीव्स
पत्तों को गिन के कैसे एज कैलकुलेट करें, ये तो ऐसे ही दे रखा है। ब्रांचेस ऑफ ट्री, ये भी फालतू का ऑप्शन है, और इसकी लंबाई, ये भी फालतू का ऑप्शन है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको ये बी ऑप्शन कुछ साइंटिफिक लगेगा कि हाँ भाई एनुअल रिंग्स ऑफ इट्स ट्रंक इसका आंसर हो सकता है, पर ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर बी है, और इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट दैट एक्सेलरेट बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है? एंजाइम्स आर मेड अप फ्रॉम प्रोटीन्स। ओके। एंजाइम एक्टिविटी इज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट नहीं है। एमाइलेज इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन स्टार्च। ओके। तो हम देखते हैं, अगर आपको देखिए, अगर ऐसे भी आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना हो तो एंजाइम्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो उनका जो एक्टिविटी होगा अगर इन चारों ऑप्शंस में से, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये तो लीस्ट पॉसिबल चीज़ है। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सेल में बहुत कुछ और बॉडी में बहुत कुछ को डिटरमाइन करता है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। पर मैं आपको कहूँगा कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आप एंजाइम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, और इनमें बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ऑफ कोर्स एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये फैक्ट है। और एमाइलेज जो है वो एक एंजाइम है जो स्टार्च पे एक्ट करता है। हायर टेम्परेचर पे जो होता है, क्या होता है कि रैपिड लॉस हो जाता है एक्टिविटी का, जिससे इसमें जो प्रोटीन है उनमें इरिवर्सिबल डीनेचुरलाइजेशन हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। इसलिए ऑप्शन सी गलत होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑलमोस्ट 80% लिविंग सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में लगभग 80% चीज़ क्या है? प्रोटीन है या फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या मिनरल है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट प्रोटीन जो है वो मेन कंपोनेंट है आपके मसल्स का, बोन्स का, बाकी ऑर्गन्स का। इसीलिए डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि आप प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए। बॉडी जो है वो इन्हीं प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है अमीनो एसिड्स में और उनको एब्जॉर्ब करती है, मसल्स बिल्ड करती है, ऑर्गन्स बिल्ड करती है, हार्मोन्स से इवन एंटीबॉडीज भी इन्हीं प्रोटीन से बनते हैं। व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बुफेलो मिल्क? ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा 7.2%। एवरेज जो फैट कंटेंट होता है बुफेलो मिल्क का वो 7.2% के आसपास होता है, और इसमें प्रोटीन का रेशियो जो होता है 2:1 का होता है, कंपेयर टू कैटल मिल्क और बाकी दूधों से। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन वन जीन कंट्रोल्स 2 और मोर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स द फिनोमिना इज कॉल्ड। जब एक जीन जो है वो 2 या 2 से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने लगता है, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस, प्लेयोट्रॉपी, पॉलीप्लॉइडी या पॉलीटेनी। इन चारों टर्म्स के बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी नए से लग रहे हैं। तो इसका आंसर आपका होगा बी, प्लायोट्रॉपी। प्लायोट्रॉपी जब एक जीन जो है वो 2 या 2 से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है तो उसको प्लायोट्रॉपी कहते हैं। ये मल्टीपल ट्रेट्स एक जीन दिखाने लगता है। पॉलीप्लॉइडी किसको कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी जो है वो कंडीशन है कि किसी आदमी, किसी इंडिविजुअल में जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हों तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ये स्पेशली प्लांट्स में देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? एपोमिक्सिस जो है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है प्लांट्स में, ठीक है। ये
रिजेंबल करता है नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, पर यहाँ पे गैमीट्स का कोई फ्यूजन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई मिक्सअप नहीं होता है गैमीट्स का, आप ध्यान रखेंगे। पॉलीटेनी क्या होता है? पॉलीटेनी यहाँ पे एक कंडीशन है क्रोमोसोम का, न्यूक्लियस या सेल का, जहाँ पे वो डीएनए जो है वो रिपीटेडली रेप्लिकेट होता है बिना सेपरेट हुए। तो रेप्लिकेशन होता है पर सेपरेशन नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिस्ट 1 में एलिमेंट्स कुछ दे रखे हैं और लिस्ट 2 में बॉडी वर्किंग रोल इनका दिया हुआ है, आपको मैच करना है। टाइलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, ऑक्सीटोसिन है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइलिन आपका जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और रेनिन जो है वो आपका एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में होता है उसको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करता है मसल्स को स्मूथ करने में, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में कि जो टाइलिन होता है वो आपके सलाइवा में होता है और इसीलिए ये जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च या शुगर्स को ये सिंपलर शुगर्स में, जैसे कि माल्टोज हो गया, डेक्सट्रीन हो गया, उनमें ब्रेक डाउन कर देता है। अब रेनिन और पेप्सिन जो होते हैं ये गैस्ट्रिक जूस में दोनों पाए जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे अगर इनका लोकेशन पूछे तो याद रखिएगा ये दोनों गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। रेनिन को कीमोसिन भी कहते हैं हम, रेनिन को कीमोसिन भी कहा जाता है। एक प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है रेनिन जो है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। चलिए ऑक्सीटोसिन के बारे में देख लेते हैं। जो ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन है कि जब लेबर का पेन होता है तब इसको डॉक्टर्स इंड्यूस करते हैं ताकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और चाइल्ड इजीली हो और चाइल्ड बर्थ में इजी रहे। ये बॉडी में खुद भी रिलीज होता है। रेनिन जो है वो आपका एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में होते हैं इनको एंजियोटेंसिन में ये चेंज करता है, और ये इसका जो मेन आप फंक्शन कह सकते हैं उसको हम अगर सिंपल शब्दों में कहें तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से जो ब्लड में जब ये रिलीज होते हैं तो ये एक्टिवेट कर देते हैं ब्लड के प्रेशर के फ्लो को। तो ये रहे आपके आज के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से और इसको रिवाइज कीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स में ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।